एक पुरानी कहावत है कि बुढ़ापे में अपना साया भी साथ छोड़ देता है। आज हम जवान हैं, लेकिन कल बूढ़े भी हों। सवाल आज का नहीं है, हमारे कल का भी है। इसीलिए डीएनए मनी में हमने आपके आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल को भी बेहतर बनाने पर विचार करने का फैसला किया है। हम बड़ी शान से अपने माता पिता पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स के पास एक हेल्थ पॉलिसी भी होनी चाहिए? क्या हमने कभी सोचा है कि इस देश के सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस प्रीमियम डबल हो चुका है? क्या हमने सोचा है कि जब इस देश के सीनियर सिटीजन को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ता है तो उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आज डीएनए मनी में हमारी कोशिश होगी कि हम नींद से जागें और जरा सोचें कि क्यों इस देश में सीनियर सिटीजन को भगवान के भरोसे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया है। रिटायर हुए तो सोचा बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलेंगे। शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन फिर भी अपना दुख खुद ही झेल लेंगे। बुढ़ापा या रिटायरमेंट के बाद की वो जिंदगी जिस पर शायद ही कोई बात करना चाहता हो, लेकिन जवानी एक अंदाज है तो बुढ़ापा भी जीवन का सबक है। आज बेहतर है तो सवाल ये कि कल बेहतर कैसे होगा? बुढ़ापा कहीं बोझ ना बन जाए, हर व्यक्ति इसके बारे में प्लान करता है। शरीर साथ भले ही ना दे, लेकिन हर दर्द खुद सहने की ताकत देता है। लेकिन डीएनए मनी आज समर्पित है देश के उन सीनियर सिटीजन्स को जो अकेले इस मुहिम में लगे हैं। वो लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं किसी पर बोझ न बनने के लिए, लेकिन उनके साथ होता क्या है आप खुद देख लीजिए। भगवान ना करे कभी आपको ये दिन देखना पड़े, लेकिन जरा अहमदाबाद के सुधाकर पटेल की आंखों को देखिए, जो इस उम्मीद में है कि शायद इंश्योरेंस कंपनी को उन पर रहम आ जाए। छोटे से घर में रहने वाले सुधाकर पटेल रिटायर हो चुके हैं और हार्ट पेशेंट हैं। सुधाकर ने बुढ़ापे के लिए सारे इंतजाम किए जो हर कोई करता है। पहले से एक इंश्योरेंस प्लान लिया और फिर सोचा कि अगर कुछ हो गया तो कम से कम इंश्योरेंस तो है जो सहारा देगा। लेकिन जिस देश में सिस्टम खुद से लड़ रहा हो, वहां क्या कुछ हो सकता है वो देख लीजिए। सुधाकर पटेल ने पिछले 4 साल तक इंश्योरेंस की पूरी किस्त जमा की। देखते ही देखते 4 साल में इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग दुगना हो गया। मैंने करीबन न्यू इंडिया इंश्योरेंस में करीबन 2012 को इंश्योरेंस चालू किया था। उस वक्त करीबन 8-9 हज़ार प्रीमियम था और अभी मेरा प्रीमियम 15,100 हो गया है। मेरी जो बीमारी है, जो हार्ट की बीमारी है, हार्ट के कोरोनरी ब्लॉक हो गई है मेरी, तो इस वक्त तो मुझे डिसीज था, तो मैंने इंश्योरेंस लगवाया था। तो 2 लाख का इंश्योरेंस मैंने लगवाया था, 2 लाख का इंश्योरेंस। और 2/10 को ही मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई था। उस वक्त मेरा इंश्योरेंस 2 लाख का था। मेरा खर्चा 2,33,000 हुआ, 2,33,000 खर्चा हुआ। लेकिन सुधाकर की ये परेशानी यही कम नहीं हुई। प्रीमियम बढ़ता गया और वो इसे भरते गए। लेकिन जब क्लेम करने का वक्त आया तो कंपनी मुकर गई। उन लोगों ने मेरी फाइल तो ले ली, मैंने क्लेम करवा दिया था, फाइल तो ले ली उन लोगों ने। फिर बाद में 2-4 महीने हो गए तो हमने बोला कि इतनी देरी क्यों होती है। तो उन लोगों ने जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाला, जो हृदय ब्रिज कंपनी वाला है, 3 पार्टी इंश्योरेंस, उनका शंकर हेड़ा नाम का जो हमारा एजेंट था, उनके साथ हमारा कांटेक्ट था। तो हृदय ब्रिज वाला जो है उनको चेक तो 12/9 को तो हमने दे दिया था और 22 तारीख को तो पास हो गया था। तो हमारा एक्सिस बैंक का हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, तो हमारे खाते में डेबिट हो गया, उनके खाते में इंश्योरेंस में जमा भी हो गया। तो मेरी जो प्रीवियस प्रीमियम था तो 1/10/2013
तो 30/9/2013 तक है। दूसरा जो हमारा इंश्योरेंस चालू होना है लैप्स हो गई, और दूसरा तो 1/10 तो होनी चाहिए, तो 2/10 को मैं एडमिट हुआ। वजह कुछ भी हो, लेकिन सवाल अकेले सुधाकर का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है जिसने इस देश के सीनियर सिटीजन को बीच मझधार में छोड़ दिया है। सुधाकर ने अपनी बीमारी की सारी जानकारी कंपनी को दी थी, लेकिन सुधाकर को अब ये पता नहीं कि उनका बिल कौन भरेगा। सुधाकर अपनी जेब से करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उन्हें वापस पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजर बस इंश्योरेंस उतराया था तो कंपनी को पूरा डिटेल मैंने दे दी थी कि मुझे ये डिसीज है, तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप सीनियर का प्रीमियम ज़्यादा भरना पड़ेगा आपको। हर साल तो थोड़ी थोड़ी रकम बढ़ती गई मैंने, और जब भी मैंने प्रीमियम पे करने की बात आई तो 10 दिन 15 दिन पहले एडवांस में हम चेक देते थे, एडवांस में देते थे। अभी भी मेरा जो प्रॉब्लम है एडवांस में दे दिया है मैंने चेक, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज देश के बुजुर्गों की ये हालात हैं कि पहले तो प्रीमियम महंगा भरें और फिर अगर क्लेम करने का वक्त आए तो शायद वो भी नसीब नहीं होता। सीनियर सिटीजन्स को लेकर न जाने कितने केस कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। कंज्यूमर फोरम में मोर देन 70,000 से भी ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस का रकम नहीं मिलती है, उसके बारे में कंप्लेन हमने किया है और ये सब केस पेंडिंग है। सबसे बड़ी अहम मुद्दा ये है, सीनियर सिटीजन इंश्योर्ड पेशेंट को सम इंश्योर के अंतर्गत रीएम्बर्समेंट प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। डीएनए मनी के जरिए आज हम सिस्टम से सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या सीनियर सिटीजन्स हमारे सिस्टम से बाहर हो चुके हैं? क्या सरकार बुजुर्गों को हेल्थ प्रीमियम में सब्सिडी या छूट नहीं दे सकती? क्या इंश्योरेंस कंपनियां या IRDA देश के बुजुर्गों के लिए अलग से पॉलिसी नहीं ला सकती? क्या सीनियर सिटीजन के लिए अलग से कंप्लेंट सेल नहीं बनाया जा सकता? सवाल आज का नहीं, भविष्य का है। यही सच्चाई है कि जब पैसे लेने की बारी आती है, बुजुर्ग है, रिटायर्ड है, पैसे की जरूरत कितनी होती है हम सब समझ सकते हैं। तो सिर्फ सुधाकर भाई अकेले केस नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों केस है जो कि इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी तरीके से जो उनको नकार देते हैं, तब किस तरह से उनको समस्या आती है, उनका एक उदाहरण है ये सुधाकर भाई। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। बढ़ती उम्र के साथ हेल्थ इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन का एक ऐसा साथी होता है जो किसी भी सिचुएशन में उसका साथ निभाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन आजकल हमने आपको दिखाया कि कैसे सीनियर सिटीजन महंगे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से परेशान हैं। यहां तक कि पिछले 5 साल में सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डबल हो चुका है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिस देश में सीनियर सिटीजन के लिए किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, वहां वो इतना ज्यादा प्रीमियम कैसे भर पाएंगे? क्या कंपनियां बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे की लाठी छीन रही हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बीमारियां भी आपको परेशान करने लगती हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो हो सकता है आपकी परेशानी कुछ कम हो जाए। लेकिन आजकल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना और उसे मेंटेन करना बेहद मुश्किल हो गया है। 65 साल के किसी भी कपल को इस समय 5 साल के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सालाना करीब 84,000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 5 साल पहले यही किश्त केवल 54,000 रुपए की थी। जाहिर है, पेंशन पर गुजारा कर रहे ज्यादातर बुजुर्गों के लिए इतनी बड़ी किश्त भरना काफी मुश्किल है। इसके अलावा एक मुश्किल ये भी है कि अगर कोई बुजुर्ग उम्र के इस पड़ाव पर इंश्योरेंस कंपनी बदलना भी चाहे तो आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया है। ज्यादा प्रीमियम के चलते न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि ऐसे लोग भी परेशान हैं जिन्होंने अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
देखिए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो बुज़ुर्गों का, जो हायर एज में लोगों का प्रीमियम ज़्यादा होने का है कि उस एज में चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज़, कोई ऐसी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और जब आप प्रीमियम डिसाइड करते हैं तो आप हर एज बैंड का प्रीमियम डिसाइड करते हैं। हर एज बैंड में देखते हैं कि किस एज बैंड में कितने लोग वो इंश्योरेंस खरीदेंगे। तो उसके एस्टिमेशन में आप देखें तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो उस एज बैंड में प्रीमियम, उस एज बैंड में इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ पीपल कम है, प्लस वहाँ पे आपका जो एवरेज क्लेम है, जो आपका चांसेस ऑफ क्लेम है वो ज़्यादा है, इस वजह से प्रीमियम ज़्यादा रहता है। वैसे क्लेम को लेकर कंपनियां जो पॉलिसी अपनाती हैं, उसमें होने वाला बदलाव भी इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। मसलन पहले इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति अगर कोई क्लेम नहीं करता था तो इस स्थिति में प्रीमियम पर हर साल उसे 15% तक की छूट कंपनियां देती थी, लेकिन अब ये तरीका भी कंपनियों ने बंद कर दिया है। इसी तरह पहले अगर एक ही परिवार के 2 लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते थे तो उन्हें 10% का फैमिली डिस्काउंट भी मिल जाता था। इससे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना थोड़ा आसान हो जाता था। हालांकि महंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के पीछे कई इंश्योरेंस कंपनियों की दलील ये भी है कि उन्होंने पिछले 3 साल में प्रीमियम नहीं बढ़ाया है और अब मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से उन्हें सालाना प्रीमियम बढ़ाना पड़ रहा है। हालांकि महंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के पीछे कई इंश्योरेंस कंपनियों की दलील ये भी है कि उन्होंने पिछले 3 साल में प्रीमियम नहीं बढ़ाया है और अब मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से उन्हें सालाना प्रीमियम बढ़ाना पड़ा। आपको बता दें कि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के नियमों के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां 3 साल में एक बार ही प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। रिपोर्ट DNA मनी। आपके लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लेम में कई तरह की दिक्कत आती है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई नई पॉलिसी ले रहे हैं या जो पॉलिसी आपने ले रखी है उसमें किन खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कैसे चुने अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? आपके लिए पॉलिसी कितनी जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूं तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन अगर उम्र 50 साल के पास निकल जाए तो इसकी जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आप अपने बुढ़ापे की लाठी समझ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 60 की उम्र के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के विकल्प कम होने लगते हैं। ऐसे में आपको ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर आप अपने माता पिता या आप खुद के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पॉलिसी में क्या क्या शामिल है देखें। सीनियर सिटीजन को अधिक कवरेज और ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। इस लिहाज से उन्हें एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है जिसमें बहुत सी सुविधाएं हों, मसलन हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए पेमेंट की कोई शर्त पॉलिसी में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी में दी जाने वाली रूम सुविधा, एयर एम्बुलेंस, डे केयर, OPD जैसी सुविधाएं मिलने से सीनियर सिटीजन के लिए काफी आसानी हो जाती है। एक बात का ख्याल और रखें कि पॉलिसी रिन्यू करने के लिए उम्र की अधिकतम सीमा कितनी है, क्योंकि कुछ पॉलिसी में 70 साल की अधिकतम सीमा होती है। पुरानी बीमारियां छुपाए नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को कवरेज नहीं देना चाहती। पुरानी बीमारियों का मतलब है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले से ही व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है। हालांकि ऐसी कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कवरेज दे सकती हैं अगर बीमारी बहुत गंभीर ना हो। इसलिए सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त पुरानी बीमारियों का खुलासा जरूरी है, जिससे क्लेम रिजेक्ट होने से बचाया जा सके। कवर की रकम पर्याप्त होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन को युवाओं की तुलना में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत अधिक रहती है। उनके लिए पर्याप्त कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ कवरेज की अधिकतम रकम निर्धारित करती हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स के लिए पॉलिसी खरीदते वक्त सबसे पहले उनकी पुरानी बीमारियों और वो बाद में कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, उनका अंदाजा लगा लें, ताकि उनके लिए हेल्थ कवरेज की रकम का सही अंदाजा लगाया जा सके। फ्लोटर पॉलिसी या इंडिविजुअल पॉलिसी।
फ्लोटर पॉलिसी या व्यक्तिगत पॉलिसी में से चुनाव करने के वक्त सावधान रहना चाहिए। फ्लोटर पॉलिसी में सबसे अधिक आयु वाले व्यक्ति की उम्र के आधार पर प्रीमियम बनाया जाता है। फ्लोटर पॉलिसी में अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस क्लेम करता है तो उस पॉलिसी के कवरेज की रकम उतनी घट जाती है। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय इंडिविजुअल पॉलिसी पर विचार करना चाहिए। वेटिंग पीरियड का पता करें। वेटिंग पीरियड का सीधा मतलब व्यक्ति की पुरानी बीमारियों से है। मसलन पॉलिसी में एक शर्त होती है कि आपकी पुरानी बीमारी का कवर 1 से 4 साल तक नहीं होगा। इस वेटिंग पीरियड को खत्म होने पर ही आप पुरानी बीमारी का क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह का इंश्योरेंस प्लान चुनें जिसमें वेटिंग पीरियड सबसे कम हो। तुलना जरूर करें। याद रखें, इंश्योरेंस कंपनी से सीधे सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें। इसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। इसमें पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड की शर्त भी हो सकती है और आपको मेडिकल चेकअप भी कराने पड़ सकते हैं। ऐसे में अलग अलग कंपनियों की पॉलिसी की तुलना करें ताकि आप एक बेहतर पॉलिसी खरीद सकें। बैंक से पॉलिसी खरीदने में सावधानी बरतें। बैंक के जरिए हेल्थ पॉलिसी खरीदने से नुकसान भी हो सकता है। दरअसल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच अगर कभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आपको कम दर पर पॉलिसी रिन्यू कराने में मुश्किल हो सकती है। ऐसे में आप ध्यान रखें कि किस तरह की पॉलिसी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगी। रिपोर्ट डीएनए मनी। चलिए, ये बात तो हुई इंश्योरेंस के मार्केट की, लेकिन अब इस बात को समझिए कि सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बेहद जरूरी क्यों है। और अगर आप अपने माता पिता के लिए कोई हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं तो इससे बेहतर गिफ्ट उनके लिए कुछ और नहीं हो सकता। हेल्थ इंश्योरेंस से आप टैक्स बेनिफिट का फायदा भी ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, यानी आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई ज्वाइंट फैमिली साल में 25,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि परिवार के सदस्यों के लिए पॉलिसी ली जाए। फैमिली के नजदीकी रिश्तेदारों के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी वो 5,000 रुपए तक के डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप में कुल टैक्स बेनिफिट की सीमा 25,000 रुपए तक ही है। इसमें प्रीमियम के रूप में अधिकतम 20,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए की लिमिट है। लेकिन अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अधिकतम 55,000 रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप घर में माता पिता के साथ रहते हैं तो कुल मिलाकर एक कपल के तौर पर आप कुल 55,000 का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और अगर आपके माता पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप उन्हें एक हेल्थ पॉलिसी दिलाएं और इसके साथ ही टैक्स बेनिफिट भी लें। डीएनए मनी रिपोर्ट। देश में इंश्योरेंस को लेकर भले ही लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। हालांकि डिजिटाइजेशन के बाद जिस तरह से पॉलिसी खरीदने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उससे इंश्योरेंस सेक्टर आगे भी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में भारत का इंश्योरेंस कारोबार 4 गुना हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। भले ही विकसित देशों की अपेक्षा हमारे देश में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता ना हो, लेकिन धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के मुताबिक साल 2015-16 में देश की करीब 27% आबादी यानी करीब 35 करोड़ लोगों के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है। वहीं एक अन्य प्राइवेट रिसर्च फर्म क्रोम डेटा एनालिटिक्स एंड मीडिया के मुताबिक देश के ज्यादातर लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करीब 31% लोगों के पास ही है।
क्रोम डेटा एनालिटिक्स एंड मीडिया ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में करीब 4000 लोगों पर एक सर्वे किया, जिसमें पाया कि जिन भी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उनमें से ज्यादातर लोगों के पास अधिकतम 2 लाख रुपए का ही हेल्थ इंश्योरेंस है, जबकि मेडिकल और अस्पताल के खर्चों को देखते हुए किसी भी गंभीर बीमारी में रकम बेहद ही कम है। हम ये इसलिए भी आपको बता रहे हैं कि अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल खर्च को लेकर एक आंकड़ा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत में मेडिकल खर्च को लेकर 2014 में एक आकलन किया और ये पाया कि भारत में जब लोग बीमार पड़ते हैं तो 89% लोग इलाज में अपनी जेब से खर्च करते हैं। वहीं अगर ग्लोबल स्तर पर ये आंकड़ा देखा जाए तो महज 18% लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट स्कीम में जाके काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में जाके हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। वहाँ जो इंश्योरेंस है वो एक्चुअली में ओवर एंड अबव है, जो आपका गवर्नमेंट स्कीम कवर नहीं कर रही है या आपको आउट ऑफ द टर्न ट्रीटमेंट कराना है जल्दी, उस सिचुएशन में उसके अराउंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं। सो जो कि अपने आप में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ही कवर कर रही है, इस वजह से वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको कम लगेगा। कहने का मतलब सीधा सा यही है कि देश में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है जितनी की होनी चाहिए। IRDAI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अभी देश में 53 इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें 24 लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में हैं, जबकि 29 कंपनियां नॉन लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार में हैं। मौजूदा समय में भारतीय इंश्योरेंस बाजार 3,90,000 करोड़ रुपए का मार्केट है और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक इंश्योरेंस बाजार अगले 10 साल में 4 गुना हो सकता है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस के MD जी श्रीनिवासन के मुताबिक पिछले 10 साल में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में 20% सालाना की ग्रोथ दर्ज की गई है, लेकिन उनका मानना है कि जैसे जैसे मेडिकल कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसे में हर परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है। जी श्रीनिवासन मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अब भी काफी चुनौतियां बनी हुई हैं। अभी लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की कमी है, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस लेना बोझिल लगता है। कुछ समस्या इसलिए भी है कि काफी लोग हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे लोगों तक पहुंचेंगे, इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ने लगेगी। DNA मनी में आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर इंश्योरेंस सेक्टर को नियंत्रित कौन करता है। इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI है, जो बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। जो भी कंपनियां इंश्योरेंस का कारोबार करती हैं, उन्हें IRDAI के रेगुलेशन को मानना पड़ता है। IRDAI ने सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ पॉलिसी के लिए कुछ नियम भी बनाए। IRDAI के मुताबिक कोई भी कंपनी 65 साल तक के सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मना नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी इससे इनकार करती है तो उसे लिखित में कारण बताना होगा। अगर किसी वरिष्ठ नागरिक ने कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसके रिन्यूअल के लिए कंपनी मना नहीं कर सकती, जब तक कि कोई गंभीर मामला ना हो। IRDAI की सलाह है कि अगर आप किसी कंपनी की पॉलिसी खरीद रहे हैं तो ये देख लें कि वो कंपनी IRDAI में रजिस्टर्ड है या नहीं। DNA मनी में हमने आपको तमाम जानकारियां दी और आपसे अपील है कि अपने लिए कोई ना कोई बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर चुनें, क्योंकि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। रिपोर्ट DNA मनी। और DNA मनी में आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस में रियायत देनी चाहिए? इसके जवाब आप हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं या फिर हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं 3 इंश्योरेंस क्षेत्र के दिग्गज जिन्होंने बहुत ही काम किया है इस पूरे एरिया में। संजीव बजाज हैं, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बजाज कैपिटल के। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्ष रुंगटा, और हमारे साथ हैं ध्रुव सरीन जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस के हेड पॉलिसी बाजार के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। सबसे पहले हर्ष आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस पूरे एरिया में इतना काम किया है कस्टमर के बिहाफ पर, कि क्या कारण है कि जब सीनियर सिटीजन हम हो जाते हैं
तो इतना मुश्किल हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। अभी हाल ही में प्रीमियम्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, हालांकि सब मानते हैं कि हेल्थ कॉस्ट बढ़ रही हैं, लेकिन इस तरह से एकदम से डबल कर देना, ये भी कहीं ना कहीं आप मानते हैं खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हाँ, तो सबसे पहले तो डिस्क्लोजर, मेरा कोई इंश्योरेंस कंपनी से या इंश्योरेंस मार्केट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कई कंट्रीज में, खास करके यूएस में, हेल्थ इंश्योरेंस पे इलेक्शन हारे जाते हैं और जीते जाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है और खास करके सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने जो रिपोर्ट दिखाई, मैं इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा हटता हूँ, बिकॉज आपने भी दिखाया कि जब सीनियर सिटीजन्स होंगे तो उनके बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और जब वो बीमार होंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक शायद बीमार रहते हैं, उनको रिकवर करने में भी टाइम लगता है, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ऑब्वियसली इस वजह से, क्योंकि इंश्योरेंस एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, तो जहां प्रोबेबिलिटी खर्चे की ज्यादा होगी, प्रीमियम ज्यादा होगा ही। तो इसमें अहम चीज दो हैं। एक, आपने जो आंकड़ा दिखाया कि 79% खर्चा जेब से देना होता है, ये अक्रॉस है। तो ये जो अमाउंट है कि सरकार इसमें कुछ भी नहीं दे रही या बहुत कम कर रही है, ये ऑब्वियसली बदलना होगा, क्योंकि ये जब तक सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कुछ नहीं करेगी तब तक कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, ऑब्वियसली हेल्थ इंडस्ट्री, इंश्योरेंस का ही नहीं, हेल्थ इंडस्ट्री का रेगुलेशन होना, जिसकी तरफ थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बिकॉज आज की तारीख में जिनके पास इंश्योरेंस है भी, वो जल्दी खत्म हो जाती है, बिकॉज इंश्योरेंस होना यानी एक बुलावा है हॉस्पिटल्स के लिए कि इस पेशेंट से ज्यादा पैसा लिया जा सकता है। तो ये एक दोनों तरीके से पेशेंट को जो होता है, सीनियर सिटीजन्स होते हैं या आम आदमी भी होता है, उसको दिक्कत है। तो ये रेगुलेशन, हेल्थ इंडस्ट्री का रेगुलेशन सरकारी तरफ से ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ उनको अपनी तरफ से इसमें देना होगा, राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो। एंड थर्ड, ऑब्वियसली रेगुलेशन के बिना ये नहीं होगा। जो कंपलसरी किया गया है कि आपको देना ही होगा, ये बिना कंपल्शन के सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस कंपनीज वाजिब दाम पर देना बहुत ही मुश्किल है। तो रेगुलेशन को भी बहुत स्ट्रांग करना होगा। तो ये बड़ा सीरियस इशू है और वेरी क्लियरली इस पे ये पॉलिटिकल इशू बहुत जल्दी होगा, ऐसे मुझे लगता है। चलिए, अच्छा होगा जब पॉलिटिकल इशू बनेगा तभी इस पर कुछ होगी बात या कोई एक्शन होगा। जैसे आपने समझाया हर्ष के, कानून तो ले आए, रूल्स ले आए कि 65 साल तक आपको देना ही देना, आप मना नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं बोला कि कितने आप बढ़ा सकते हैं। और इतना बढ़ा दिया अब कि मुश्किल हो रही है किसी सीनियर सिटीजन के लिए जब रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं। तो ध्रुव, आपकी जो कंपनी है पॉलिसी बाजार, उसने इस पूरे इंश्योरेंस स्पेस में ऑनलाइन आकर काफ़ी डिसरप्शन की और क्योंकि आप एक एग्रीगेटर बन गए तो बेहतर रेट जो है वो दे पाए आप लोगों को और बिना एजेंट के आप पहुंच पाए। तो वो कमीशंस जो हैं वो भी काफ़ी हद तक उसको आपने कम कर दी। जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, क्या उस पर सक्सेस हुआ है ऑनलाइन का, खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए? क्या वहां पर अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएं तो क्या अभी भी रेट्स कंपेटिटिव हैं? नहीं, इसी पहली चीज तो हमें यह जानना चाहिए कि जो हम प्लान्स बेचते हैं या जो मार्केट में एजेंट प्लान बेचता है, जो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट प्लान बेचती है, प्लान सारे सेम है, प्लान्स के प्रीमियम में कोई फर्क नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि हम प्रीमियम्स कम ला पाए हैं, बट हाँ, हमने एक चीज करी है कि आज पहले ही होता था कि कस्टमर के पास एक या दो एजेंट की ऑप्शन होती थी। हमने अब उसको ऑप्शंस बहुत सारी दिखानी शुरू कर दिए, जिससे उसके लिए चॉइस लेना बहुत आसान है कि मेरे बजट में मेरे को जो फीचर चाहिए और मेरे एरिया में जो हॉस्पिटल जोन सी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है उसमें मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमने उसके लिए वो काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो आई थिंक मोर देन रिड्यूसिंग द प्राइस,
हमने ये करा है कि जो ऑप्शन उसको मिल सकती है अपने बजट के अंदर और अपने फीचर्स के लिए, वो उसके लिए काफी सिंप्लीफाई कर दिया हमने। संजीव, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप तो खासकर इंश्योरेंस के वर्टिकल से इतने क्लोजली जुड़े रहे हैं, तो जरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दीजिए। और क्या आप मानते हैं कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हेल्थ कॉस्ट जो है वही बढ़ रहे हैं और एक हद तक ही इंश्योरेंस कंपनी सब्सिडाइज कर सकती है, सीनियर सिटीजन्स हो या कोई और भी कैटेगरी हो, लेकिन खासकर सीनियर सिटीजन्स। लेकिन अब ये जो रीसेट होता है हर 3 साल 5 साल, तो उससे कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी लगता है कि एकदम झटके से जो है प्राइस बढ़ गए हैं, प्रीमियम बढ़ गए हैं। ये इसका प्रॉब्लम है, रीसेट का प्रॉब्लम है, और इसमें हमें केयरफुल होना चाहिए। एक चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के चक्कर में प्राइस बढ़ती है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ती है। अगर ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो हमें ये देखना है कि अगर एक कंपनी अपना प्रीमियम इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा रही है, जैसे इन्फ्लेशन 5% है, तो 3 साल बाद अगर 15% तक का रीसेट है तो वो तो जस्टिफाइड है, अंडरस्टैंडेबल है, और ये आपको समझना भी पड़ेगा। और होपफुली अगर आपका नो क्लेम बोनस है तो आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ गया होगा और ये थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा। ये सबको एक बार रेडी होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये प्रीमियम जो बढ़ना अनजस्टिफाइड नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और इसमें रेगुलेटर को पार्ट प्ले करना है, बिकॉज वो प्रीमियम्स अप्रूव करते हैं। जैसे कई कंट्रीज़ में तो ये रूल होता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट एज 60 प्रीमियम बिकम्स फ्लैट, कि आप ऐसा प्रीमियम अपनी प्राइसिंग करिए कि आप आफ्टर 60-65 आप एक फ्लैट रेट देते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि एक आदमी जब रिटायर हो जाता है उसकी इनकम कम हो रही है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड कि मेरा प्रीमियम बढ़ता रहे। तो उसमें थोड़ी सी सब्सिडाइजेशन करनी पड़ती है कि आप जहाँ पे यंगर एज में थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा कि ओल्डर एज वालों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है कि ग्रुप इंश्योरेंस को प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज बड़े आराम से आता है और उधर क्लेम रेशियोज 120-130% है, और उसका जो नुकसान होता है वो एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस से रिकवर किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को हायर प्रीमियम देना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा इशू है। बट ओवरऑल आई थिंक इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए हैं इवन सीनियर सिटीजन। और अभी अगर आप लार्जर सम एश्योर्ड देखेंगे, जैसे 5 से 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड में प्रीमियम इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप 5 लाख में देखेंगे तो महंगा लगेगा, 10 लाख का सेम प्रीमियम देखेंगे तो मे बी 20-25% एक्स्ट्रा में आपको डबल सम एश्योर्ड मिल रहा है। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी अंडरस्टैंड करती है कि आपको एक राइट कवर चाहिए, आप अंडर इंश्योर मत करिए। तो जो हम कंपेरिजन करते हैं जनरली 3 लाख 5 लाख का करते हैं, जो आज की डेट में एक अंडर इंश्योरेंस हो गया। अगर आप हायर सम एश्योर्ड का देखते हैं तो आपको प्राइस वैल्यू बहुत बेटर लगेगी। आपने एक बहुत अहम बात कही संजीव, के इंटरनेशनली जैसे आपने कहा, और ये सेंस भी इससे बनता है कि जब आप जवान हो और तब आप बेशक थोड़ी हायर प्रीमियम भर लें, लेकिन जब आप 60 के बाद हो तो फ्लैट हो जानी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा एक सिचुएशन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और देशों में, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा सोचा ही नहीं गया कि क्या इसके लिए भी रेगुलेटरी इंटरवेंशन चाहिए होगी। इसके लिए रेगुलेटरी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होना पड़ेगा। बट ये हमारे रेगुलेटर को सोचना चाहिए और हमें इसके लिए रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, बिकॉज ये रेगुलेटरी इज अ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप एज पब्लिक कल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चेयरमैन को लिखते हैं, तो आई एम श्योर वो इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, कमेटी बनाएंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, और क्या पता 1-1.5 साल में हमारे पास ये बेनिफिट अवेलेबल हो जाए। आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनीज को यंगर लोग चाहिए और वो चाहते हैं कि जब तक वो बड़े हों तो हमारे पास ना रहे। बट उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक चीज़ आपने जैसे बोली थी कि आपको देखना है कि आपको उसी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदें जो आपको रिन्यूअल का गारंटी देते हैं और जिसमें वो प्रीमियम में कोई क्लेम्स लोडिंग नहीं लगाते कि अगर आपको कोई क्लेम हो जाए, तो लोग समझते हैं कि यार मैं एक बार बीमार हो जाऊं, बट अगर क्रॉनिक इलनेस हो जाए, जैसे कैंसर है या किडनी फेलियर या कोई और भी क्रॉनिक इलनेस, तो आपका हर साल ही आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाएगा और ओवर 7-8 साल 10 साल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना खर्चा हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रिन्यूअल कॉन्टिन्यूटी
की एडवांटेज होना चाहिए, जो आजकल काफ़ी कंपनियां ऑफर कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी फीचर है। और ऑब्वियसली जो फ्लैट प्रीमियम के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। हर्ष, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के नज़रिए से देखें तो जब कोई यंग कपल आपके पास आते हैं तो क्या आप उनको ये राय इंक्रीजिंगली अब देते हैं कि आप एक फैमिली फ्लोटर ले लीजिए, अपने पेरेंट्स को भी कवर करिए? इनफैक्ट अगर देखें तो सरकार भी टैक्स में अब रियायत देती है, कहती है कि आपके खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की एक रियायत है, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए लिए तो उसकी एक्स्ट्रा भी आपको रियायत मिलती है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि यंग कपल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको ना केवल अपने लिए लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए भी हमें इंश्योरेंस चाहिए? जी बिल्कुल। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कोई क्लाइंट करता है तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं करता, जो भी उसका ऑब्लिगेशन है। इनफैक्ट व्हाई ओनली पेरेंट्स अगर आपके बीमार पड़ेंगे उसका हॉस्पिटल का खर्चा तो शायद आप खुद, अगर वो समर्थ हैं तो शायद खुद दें, उनकी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो शायद पहले उसमें से जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो आई थिंक मोस्टली एटलीस्ट इंडियन संदर्भ में जो है बच्चों को देना ही पड़ेगा और देना भी चाहिए। तो उसके लिए प्लानिंग करें, आप उनके लिए पॉलिसी खरीदें, न कि उस समय और कहीं का इन्वेस्टमेंट डाल के आप करें। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, वाई जस्ट पेरेंट्स? आपका, आप सोचिए आपके सिबलिंग्स हैं, अदर रिलेटिव्स हैं जो शायद आप पे डिपेंडेंट हो, आपका स्टाफ है, अगर आप बिजनेस रन करते हैं आपका स्टाफ है। दैट इज वाई ग्रुप पॉलिसीज जिसका जिक्र बजाज जी ने किया कि वो इतनी पॉपुलर है। तो जो भी आप पर, जिसका इम्पैक्ट आप पर आएगा उसका उस समय इम्पैक्ट लेने के बजाय पहले पॉलिसी लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब मार्केट में एक चीजें और आने लग गई है कि जो आपका टैक्स ब्रेक है वो बहुत कम लोग यूटिलाइज करते हैं कंप्लीटली, तो उसको अब कैरी फॉरवर्ड, आपने इस साल 25,000 दे दिया, यूज सिर्फ आपने 10-12 हजार का किया, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया आपका। फ्यूचर में आप फ्यूचर के प्रीमियम्स उससे दे पाएंगे। ये फ्लैट प्रीमियम की तरफ जाने का एक सेल्फ फाइनेंसिंग तरीका है, बट इवेंचुअल फाइनल सॉल्यूशन इसका यही है। दो ही तरीके से हो सकता है, या तो यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी सरकार को लानी होगी, चूंकि पूरा पॉपुलेशन उसमें कवर होगा तो वो पॉलिसी काफी रीजनेबल दामों पे होगी, सारा कवरेज होगा और उसके ऊपर आप अपना खरीद सकते हैं। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर है, अब उसकी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही कम है, और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए 30,000 रुपए की जो पॉलिसी है उससे कुछ भी नहीं होगा। इवन पुअर लोगों के लिए उसमें कुछ नहीं होता, तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। तो यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसी लाने से क्लियरली उसमें फॉर पुअर पीपल गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा, मध्यम वर्गीय लोग उसमें खुद पेमेंट कर सकते हैं, ऊपर से और ले सकते हैं टॉप अप, कवरेज यूनिवर्सल हो जाएगा, पुरानी बीमारियां कवर हो सकती हैं। चूंकि पूरा पॉपुलेशन कवर होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि कवरेज ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेना बहुत जरूरी है। रेगुलेशन तो करना ही होगा, मेरे ख्याल से रेगुलेशन थोड़ा एनफोर्स हो रहा है, पहले के मुकाबले सिचुएशन बेटर है, लेकिन अभी बहुत काम इसमें बाकी है। पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो वहां पर IRDA काफी कुछ कर सकती थी, क्योंकि अब हो गए उसको भी 17-18 साल एग्जिस्टेंस में, और जैसे आपने कहा उसमें डेवलपमेंट भी एक एजेंडा है, जैसे संजीव कह रहे थे। क्या आप मानते हैं कि वहां पर क्योंकि ज़्यादा फोकस या शायद ज़्यादा जो प्रीमियम्स हैं, जो बाजार है लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस और अगर जनरल इंश्योरेंस भी देखें तो ऑटो, और क्योंकि वहाँ पर मैंडेटरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो शायद जो फोकस हेल्थ इंश्योरेंस पर होना चाहिए था रेगुलेटर का वो नहीं हुआ है उतना जितना उम्मीद हो सकती थी उनसे।
बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में कंपल्शन नहीं है, सिर्फ टैक्स ब्रेक के जरिए जिसे कह सकते हैं कि आपका कॉस्ट कम किया जाता है। तो जो जितना इस पर फोकस होना चाहिए था, इनफैक्ट शुरू में तो काफी दिक्कतें थी इसमें, अब जाकर फिर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब अगर आप देखें, ओम्बर्ड्समैन देखें, जो इंश्योरेंस ओम्बर्ड्समैन हैं, कई जगह पे ओम्बर्ड्समैन अपॉइंटेड नहीं है, तो केसेस वहां पे लगे हुए हैं, ओम्बर्ड्समैन डिसाइड ही नहीं कर रहा, उनको फिर से कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो ये क्लियरली रेगुलेटर, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये आपकी पर्सनल निजी जिंदगी से, ऑटो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी क्लियरली वापस पॉवर्टी में गिरने के लिए बीमारी का खर्चा एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। increase in poverty because of hospitalization expenditure is one of the major reasons कि poverty में लोग फिर से चले जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान देना बिल्कुल ज्यादा जरूरी है, फोकस्ड ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, और बिना पॉलिसी इंटरवेंशन के लिए बिना भी कई काम हो सकते हैं जो कि रेगुलेटर को करने चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, तो ये भी कह दें कि पिछले हफ्ते हमने इसी मुद्दे को उठाया था डीएनए मनी पर, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के, और आप हैरान होंगे ये सुनकर, या शायद ना हैरान हो, आप क्लोजली ट्रैक करते हैं सेक्टर को तो शायद आपको मालूम हो कि 17 ओम्बड्समैन हैं हर्ष जो सैंक्शनड है, और उनमें से 16 अपॉइंटमेंट फिलहाल है ही नहीं, और जो 17वें हैं करेक्ट वो इस हफ्ते रिटायर हो रहे हैं। तो इस हफ्ते के एंड तक 17 ओम्बड्समैन जो इंश्योरेंस के हैं वो होंगे ही नहीं अपने दफ्तर में जब कोई ग्राहक जाएगा। ये तो हालत है। चलिए ध्रुव, आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह की हेल्थ रिलेटेड जो है, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड है, किस तरह की पॉलिसीज खरीद रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं एक ट्रेंड कि यंग लोग आ रहे हैं, फैमिली पॉलिसीज खरीद रहे हैं जिसमें उनके पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, या क्या आप देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स कोशिश कर रहे हैं कि चलिए जब जवान थे तब नहीं ली, या कम थी इंश्योरेंस अब ज्यादा जरूरत पड़ रही है? किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं आप जो लोग खरीद रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस इस वक्त? हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है ऑफ पीपल हु आर बाइंग, ये 36 साल की है, राइट? अब जब 36 साल का कस्टमर वो है जो हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकता है, जिसको पता है कि वो 40-45 नियर कर रहा है, और उसको पता है कि आफ्टर 45 उसको बीमारियां आएंगी, तो मैं 36-38 साल में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लूं। सो फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारी जो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम ज्यादा क्यों है, वो इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इज बिकॉज यही कि जो 36 से 40 साल के बीच के लोग हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, और जो यंगर पॉपुलेशन है वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे। तो क्या होता है, इंश्योरेंस का फंडामेंटल क्या है कि लोग आएंगे, एक पूल में पैसा डालेंगे, और इसी पूल में से लोग क्लेम करेंगे, राइट? अब क्लेम की प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी हायर एज ग्रुप में ज्यादा है। अब जैसे जैसे इनकमिंग पॉपुलेशन स्क्यूड होगी टुवर्ड्स 36-40 अबव 45, तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी हाई होगी, क्लेम पे आउट ज्यादा होगा, क्लेम पे आउट ज्यादा होगा तो जब रीप्राइसिंग होगी तो उसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो आई थिंक फंडामेंटल प्रॉब्लम, जैसे संजीव जी ने बताया कि हमारी फिक्स प्राइसिंग होनी चाहिए अबव 60, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बट उससे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हम जो 25 साल का लड़का है, जो 30 साल की जो फैमिली है ऑफ 2A और 2A1C, उसको इंश्योरेंस कैसे खरीदवा पाए? ठीक है, मतलब एट अ पॉलिसी लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल हमें काफी सारी चीजें करनी चाहिए, बट आई थिंक देयर आर अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज के हाथ में या रेगुलेटर के हाथ में कुछ चीजें हैं कि क्या हम वो पॉलिसीज बना सकते हैं, वो फीचर्स बना सकते हैं जिससे एक 25 साल या 30 साल का बंदा जो अफोर्ड कर सकता है, 5 लाख 10 साल की पॉलिसी नहीं, 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी नहीं, बट 3 लाख की पॉलिसी वो अफोर्ड कर सकता है, वो अगर इस ग्रुप में आता है तो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का जो प्रीमियम है वो बढ़ता है। अगर प्रीमियम बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली यंगर के साथ फ्रीक्वेंसी कम होगी, लॉसेस कम होंगे, रीप्राइसिंग में प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इट्स अ विशियस सर्कल कि क्या हम यंगर एज के लिए प्रीमियम बढ़ाएं या यंगर एज के लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे वो अंदर आए, ताकि फ्रीक्वेंसी और लॉस रेशियोज मैनेज हो, ताकि रीप्राइसिंग में प्राइस ज्यादा ना बढ़े। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो घूम फिर के यही आता है कि इस यंगर एज ग्रुप को हम हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदवाए, रादर देन इससे प्रीमियम कैसे ज्यादा ले। आई थिंक वो ये सारी चीजें, ये एक
ये एक माइक्रो लेवल पे एक इंश्योरेंस कंपनी और रेगुलेटर के बीच में दे कैन मैनेज। आई एग्री कि एट अ गवर्नमेंट लेवल पॉलिसीज होनी चाहिए या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का जो हॉस्पिटल्स है उनका एक रेगुलेटर होना चाहिए। बट आई थिंक ये छोटी प्रॉब्लम है जो हम क्विकली सॉल्व भी कर सकते हैं कि कैसे हम एक 25 साल या 30 साल के बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस खरीदवाए ताकि जो अबव 60 या जो सीनियर एज कैटेगरी है वो उस पर ज्यादा भार ना है जब प्रीमियम इंक्रीज हो। आई थिंक ये एक ब्रॉड है फ्रॉम ऑफ पीपल हु आर बाइंग। एज ए सेड 36 से 40 साल के बीच में मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो हमसे खरीद रही है। दे आर बाइंग फॉर देमसेल्व्स, देयर स्पाउसेस एंड देयर किड्स। ऑब्वियसली क्योंकि अफोर्डेबिलिटी है तो वो पेरेंट्स के लिए भी खरीद रहे हैं। बट कहीं ना कहीं क्योंकि पेरेंट्स का प्रीमियम बहुत ज्यादा आता है, जैसे मेरे अपने पेरेंट्स के लिए मैंने उनके लिए 25 लाख का कवर ले रखा है और उसके लिए मैं साल का 60,000 रुपए प्रीमियम देता हूँ। कभी कभार लगता है यार ये अगर किसी इन्वेस्टमेंट में किसी म्यूचुअल फंड में डालोगे तो शायद उससे ज्यादा रिटर्न आएगा। बट देन लगता है कि यार वो हम वन टाइम देख रहे हैं, व्हाट अगर क्लेम साल में 2 बार ही आए या साल बाय साल आता रहे तो फिर एक्चुअली वो म्यूचुअल फंड भी तब इतना रिटर्न नहीं देगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना तो चाहिए चाहे जितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो सीनियर सिटीजन के लिए। बट हाँ, आई थिंक सिंपलर प्रॉब्लम टू सॉल्व इसकी यंगर एज ग्रुप को अगर हम अंदर ला पाए हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर तो आई थिंक बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और हमारे रीप्राइसिंग में या जब प्राइस इंक्रीज होता है तो इतना ज्यादा नहीं होगा। संजीव, अगर कोई 35-40 साल या 30 साल में खरीदता है, क्योंकि हम यही कहते रहते हैं अपनी कम्युनिकेशन में सबको कि जितनी जल्दी हो सके आप इंश्योरेंस खरीदें, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ते रहेंगे, ना केवल लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में भी। ये जो रीसेट है, लेकिन अगर मैंने 30 साल या 35 साल की उम्र में ले ली अपनी पॉलिसी, जब मैं 55-60 क्रॉस करूंगा तो क्या तब भी जो मेरी पॉलिसी का रीसेट होगा इतना ही शार्प होगा या फिर मुझे फायदा मिलेगा क्योंकि मैंने जल्दी कम उम्र में एंट्री की उसकी? क्या विकल्प क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन यही रह गया है कि जितने आप यंग हो प्लीज अपने लिए इंश्योरेंस जरूर ले लें? हाँ, नहीं, आपने जो बोला जितने यंग अगर इंश्योरेंस लेंगे तो ओवरऑल मार्केट में रेट्स कम आएंगे और ओवरऑल मार्केट का रीसेट कम होएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं 25 साल के आया और मेरे 60 साल पे मेरा रीसेट दूसरे 60 साल वाले से कम होएगा, तो वो अभी इंडिया में प्रोविजन नहीं है। अभी रीसेट दोनों के लिए सेम होता है। थोड़ा सा एडवांटेज आपके पास होता है कि अगर आपके क्लेम्स नहीं है और आपके नो क्लेम बोनस हैं या फ्री हेल्थ चेकअप है, आज की डेट में इंश्योरेंस का काफी फोकस आज की डेट में वेलनेस पे शिफ्ट कर रहा है। जैसे आदित्य बिरला हेल्थ ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसमें अगर आप 14 दिन जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलता है। और ऐसे काफी बाकी इंश्योरेंस कंपनीज वालों ने भी बेनिफिट निकाले हैं। तो कॉन्सेप्ट वेलनेस पे चेंज हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है 30-35 साल के लोग आ रहे हैं, बट हमने इनको अवॉइड करना है कि इनको डायबिटीज ना होए, हाई ब्लड प्रेशर ना होए या कोई बीमारी ना होए। तो आजकल फोकस वेलनेस पे जा रहे हैं और वेलनेस का फोकस बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, उससे ओवरऑल प्रीमियम कम आएंगे। और दूसरी चीज हमें ये जो देखनी है कि आज की डेट में जब आप पॉलिसी खरीदते हो, एक बहुत जरूरी है, आप ये मत देखो कि आपकी एज पे क्या प्रीमियम है, आपको ये देखना है कि ये कंपनी एवरेज, अगर आप 80 साल तक अपनी पॉलिसी रखते हो तो एवरेज प्रीमियम कितना चार्ज करेगी। आज आप 30 साल के हो, 80 साल तक का एवरेज प्रीमियम कितना है वो बिकॉज कई कंपनीज हैं जिनका यंगर एज में प्रीमियम काफी कम है, बट जब ओल्डर एज में एकदम ही बहुत प्रीमियम बढ़ जाता है तो एक्चुअली अफोर्डेबल नहीं रहता। तो आपको ये जरूर कंपेयर करना है कि ये कंपनी का जो प्रीमियम इंक्रीज है वो रीजनेबल है या ना रीजनेबल है। इसमें आपका एक ब्रोकर के साथ या जिसके साथ भी आप काम करते हैं बहुत जरूरी है कि इसको समझें, और जितनी आपकी क्वेरीज हैं हेल्थ इंश्योरेंस में स्पेशली, उसको रिटर्न में भेजिए कि आपको रिटर्न में रिप्लाई आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेक श्योर करिए आपको इंश्योरेंस का जो फॉर्म आपने भरा है उसकी कॉपी आपको आनी चाहिए पॉलिसी के साथ, और उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन दी है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, वो उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। और उससे डरिए मत, आज की डेट में हर बीमारी के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। आपको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, तो फिर भी आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, कोई रिजेक्ट नहीं होएगा। मैक्सिमम वो बोलेंगे इसको 2 साल बाद कवर करेंगे, 4 साल बाद करेंगे, या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कवर नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आपकी कवरेज है या नहीं है।
और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनीज को मैटरनिटी की कवरेज आज की डेट में सारी पॉलिसीज में नहीं है, ये आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मैटरनिटी देंगे तो यंगर एज ग्रुप आएगा, तो उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क है, मुझे अपने बच्चों के लिए है कि मेरा अगर जब बच्चा होएगा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसकी कवरेज है। अगर उसकी कवरेज अच्छी अवेलेबल है तो यंगर पॉपुलेशन ज्यादा पॉलिसी लेगी। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आने के लिए, और इतने एक अहम मुद्दे पर आपने अपनी पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर की, दर्शकों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने डीएनए मनी में आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस में रियायत देनी चाहिए। इसके जवाब में 90% लोगों का कहना है हाँ, और जबकि 6% लोग मानते हैं नहीं। 4% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। डीएनए समरी में आज हमने बात की सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस की। भारत में इलाज भी महंगा होता जा रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस भी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर विचार करें और इससे लेकर कोई ठोस पॉलिसी बनाए, क्योंकि भारत जैसे देश में 60 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी बेहद जरूरी। इस मुद्दे को उठाने का हमारा मकसद सिर्फ उन लोगों की आवाज को पहुंचाना था जो महंगे इलाज और महंगे प्रीमियम के चक्कर में फंस चुके। आज डीएनए मनी खत्म करने से पहले हम आपको एक जरूरी जानकारी और देना चाहते हैं। हमने 12 दिसंबर को बिटकॉइन पर शो दिखाया था आपको। बिटकॉइन को लेकर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि अभी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता नहीं है, इसलिए हमारी सलाह भी यही है कि आप इसमें निवेश ना करें। आज के एपिसोड में इतना ही।